इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है डेडिकेटेड टू पीक्यूआरएस। जो हमारे पेपर में पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम कैसे अटेम्प्ट करें, उनके लिए हमारी क्या अप्रोच हो, किन चीजों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय हम ध्यान दें। ठीक है, ये हमारा सेशन होना है। हाँ, अच्छा होगा क्या कि आज की क्लास के बाद में अभी मैं आपके साथ में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो हमें ध्यान रखने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय। उसके बाद में आप पीक्यूआरएस को ना थोड़ा अपने एंड से भी प्रैक्टिस करते रहोगे। हमारी तो कोशिश ये होगी ही कि जो हमारे क्लासेस हों, जो हम प्रैक्टिस क्लासेस हों, उनमें पीक्यूआरएस जो है और क्लोज टेस्ट है ये रेगुलर डिस्कस होते रहें, होते भी रहेंगे, लेकिन फिर भी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी तरफ से भी करनी है, अपनी जिम्मेदारी मान के भी कि भाई हमें प्रैक्टिस करनी है पीक्यूआरएस की। तो आप थोड़ी सी जिम्मेदारी अपनी मान के उसको करते रहेंगे। आज जो टेक्निक्स और जो ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, उन टेक्निक्स और ट्रिक्स का आपको ध्यान रखना है और उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पीक्यूआरएस। देखिए, पीक्यूआरएस को लेकर मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं कि जब हम कभी भी पीक्यूआरएस या सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर कौन सी चीजें हमें सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, क्या चीजें हमें ध्यान मतलब हेल्प करती हैं, तो मैं देखो आपको बताता हूं। एक तो सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हमें पता है कि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, मतलब उसमें ज्यादा चेंजेस का स्कोप नहीं होता है। जैसे कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं बच्चे, तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में क्या आएगा, प्रेडिकेट आएगा। प्रेडिकेट पार्ट जो होता है उसकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब से होती है। फिर वर्ब के बाद में क्या आएगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, वर्ब के बाद में कोई एडवर्ब आ सकता है। तो अब हमें ध्यान क्या रखना होता है, जैसे हमने देखा कि किसी सेंटेंस में हमें सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस दिए गए। थोड़ी चाय भी बना लेना थोड़ी देर में। मान लो कोई हमें सेंटेंस दिएगा, ठीक है, तो उसके टुकड़े कर दिए गए। अब हमें पता है कि दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। एक तो ऐसे जिनमें कोई सेंटेंस है उसी के हमने पार्ट्स कर दिए और हमें उन सारे पार्ट्स को सही प्रॉपर सीक्वेंस में लिखकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है,
दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि एक कोई पैराग्राफ है जिसमें 5 या 6 सेंटेंसेस हैं और उन सेंटेंसेस को जम्बल करके लिख दिया गया, हमें उन सेंटेंसेस का सही ऑर्डर बताना है। तो अब हम जब क्या करते हैं कि कोई सेंटेंस हमने पढ़ा, मान लो कोई पार्ट हमने पढ़ा और उस पार्ट में हमें वर्ब दिखाई पड़ गई, ठीक, तो अगर वर्ब दिखाई पड़ गई तो हमें ढूंढना चाहिए कि भाई इसका सब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि अगर वर्ब है तो कहीं ना कहीं तो इसका सब्जेक्ट भी होगा। तो हमें ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर वर्ब यहाँ है तो सब्जेक्ट कहाँ होगा। सब्जेक्ट जहां भी होगा वो वर्ब से पहले ही आएगा। तो जिस पार्ट में भी आपको सब्जेक्ट दिखाई पड़े आप समझ जाओ कि ये वर्ब वाले पार्ट से पहले आएगा। तो इस तरीके से हमें हिंट मिल जाता है। या मान लो हमने कहीं पे वर्ब और सब्जेक्ट दोनों ढूंढ लिया, कोई पार्ट हमें ऐसा दिखाई पड़ा जिसमें वर्ब भी लिखी हुई है, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर हमें दिखाई पड़ेगी लिंकिंग वर्ब है तो अब हमें ये कंफर्म है कि इसके बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट तो जरूर आएगा। तो हमें ढूंढना चाहिए कि इसका कॉम्प्लीमेंट किस पार्ट में दे रखा है, वो पार्ट इसके बाद आएगा। या अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्ट भी जरूर होगा। अब हमें ढूंढना है कि वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां दे रखा है। तो इस तरीके जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉमन पार्ट है। इसके अलावा जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं, मॉडिफायर्स होते हैं, प्रेपोजिशनल जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, तो हमें पता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं, ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो सेंटेंस में मॉडिफायर्स का काम करती हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज करते हैं तो वो सेंटेंस के किसी पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है, रेफर या डिस्क्राइब करने के लिए लिखी जाती है। तो कोई अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज हमने देखी कहीं सेंटेंस में लिखी है तो हमें ये ढूंढना चाहिए कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हमने किसको मॉडिफाई करने के लिए, किसको डिस्क्राइब करने के लिए लिखी है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हमेशा उसके बाद ही लिखी जाती हैं जिसे वो डिस्क्राइब करती हैं। तो अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज हमें कहीं पे दिखाई पड़ रही है तो हमें ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस के किस पार्ट को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रही होगी और वो पार्ट कहाँ है। जहां भी वो पार्ट होगा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज वाले पार्ट से पहले ही आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा बाद में आती है। मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। या जैसे जो बाकी मॉडिफायर्स हैं, मान लो हमने कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज कर रखा है तो हमें पता करना चाहिए कि भाई ये जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है इसका यूज हमने किसे डिस्क्राइब करने के लिए यूज करा है, कहाँ है वो जिसे डिस्क्राइब करना है। तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एक तो इनकी मदद से हमें ये चीज ढूंढनी चाहिए। उसके बाद में सेंटेंस में जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस और मॉडिफायर्स होते हैं उनकी पोजीशन से हमें मदद मिल जाती है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि जब आप कुछ ग्रामर के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं अगली स्लाइड पे आपको समझा दूंगा कि कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें तो वो जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको पीक्यूआरएस वाले या फिर जो सेंटेंस अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें स्पेशली हेल्प करते हैं। अब कौन सा देखो पार्ट्स होते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, डिटरमिनर्स, ठीक है, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस। तो ये 5 ऐसे ग्रामर चैप्टर्स हैं जो आपको सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है, और पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस में एक्सट्रीमली हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, डिटरमिनर्स, प्रेपोजिशंस और एडवर्ब्स। तो अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर कोई एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजंक्शन, डिटरमिनर, प्रेपोजिशन दिखाई पड़े तो आप उसका यूज कीजिए अपने हिंट को ढूंढने के लिए, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से ये हेल्प करेंगे मैं आपको देखो थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं कि जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं, दो ही चीजें हैं बेसिकली जो आपको हेल्प करेंगी। एक तो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो सबको पता है, ठीक। और दूसरा है ग्रामर के पॉइंट्स, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स जो है वो इन 5 चैप्टर्स के, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे आज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे हेल्प करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं
प्रोनाउन से। मान लो हमने सेंटेंस में कोई पार्ट देखा कि कहीं पे कोई प्रोनाउन लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन मान लेते हैं, ही लिखा हुआ है या हिम लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, या कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, विच लिखा हुआ है, ठीक है, या कोई मान लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिखा हुआ है, ईच अदर लिखा हुआ है, वन अदर लिखा हुआ है, या कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, देमसेल्व्स लिखा हुआ है, हिमसेल्फ लिखा हुआ है, एटसेट्रा। तो अब हमें पता है कि प्रोनाउंस तभी यूज किए जाते हैं जब हमने पहले कोई नाउन यूज कर लिया हो, है ना। तो अगर हम देख रहे हैं कि किसी पार्ट में हमने कोई प्रोनाउन यूज किया है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये प्रोनाउन हमने किस नाउन के लिए यूज किया है, क्योंकि पहले नाउन यूज होता है, बाद में प्रोनाउन यूज होता है। तो देखो क्या किन्हीं पार्ट में इस प्रोनाउन का कोई नाउन रेफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो जब आप जान जाओ कि हाँ भाई इस पार्ट में लिखा गया जो नाउन रेफरेंस है उसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया, तो आप श्योर होके ये कंफर्मली कह सकते हो कि भाई ये जो प्रोनाउन वाला पार्ट है वो उस नाउन वाले पार्ट के बाद में आएगा, क्योंकि नाउन पहले मेंशन किए जाते हैं, बाद में फिर उनको प्रोनाउंस रिप्लेस करते हैं, ठीक। तो प्रोनाउंस इस तरीके से आपको हेल्प करते हैं। मान लो किसी सेंटेंस में होम रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो आपको सोचना चाहिए कि ये होम रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने यूज किया है इसका एंटीसीडेंट क्या होगा। भाई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो उनका एंटीसीडेंट जरूर होता है, तो इनका एंटीसीडेंट क्या होगा, देखो कहाँ है वो एंटीसीडेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोनाउंस लिखा है बच्चे, हेडिंग क्या है, ये प्रोनाउंस है। उसके बाद में, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि डिटरमिनर्स भी आपको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। मान लो किसी सेंटेंस में हमने द आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, सच लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है, अदर अनदर लिखा हुआ है, ठीक है, देयर पजेसिव डिटरमिनर देयर लिखा हुआ है, ठीक है, इट्स लिखा हुआ है, अनदर लिखा हुआ है, एटसेट्रा। एक मिनट बच्चों में भी आया। अब मान लो किसी सेंटेंस में डिटरमिनर लिखा हुआ है, हमने द आर्टिकल लिखा किसी नाउन के साथ में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि द आर्टिकल हम किसी नाउन के साथ में तब लिखते हैं जब हमने पहले उसको कहीं पे मेंशन या रेफर कर दिया हो। तो हम मान लो कोई सेंटेंस है उसमें कहीं पे द कार लिखा हुआ है, द कार, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे द कार लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस कार को पहले कहीं ना कहीं पे रेफर किया गया होगा, पहले कहीं ना कहीं पे इसकी बात हुई होगी। तो आप ढूंढो वो पार्ट कहाँ है, जहां भी वो पार्ट है वो इस पार्ट से पहले ही आएगा सीक्वेंस में। तो इस तरीके से आप मदद कर सकते हो। या मान लो कहीं पे लिखा हो सच पीपल नेवर सक्सीड इन देयर लाइव्स, ठीक है, तो अगर लिखा है सच पीपल नेवर सक्सीड इन देयर लाइव्स, तो सच का मतलब है इस टाइप के लोग। तो किस टाइप के लोग, वो टाइप का मेंशन कहां पे, सच रेफर्स टू अ टाइप, सच जो होता है वो डिटरमिनर ऑफ टाइप होता है। तो अगर हमने लिखा सच पीपल, तो सच का मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप के पीपल की बात हो रही है, तो वो पर्टिकुलर टाइप का रेफरेंस कहां पर है ये आप ढूंढो, कहां पर मेंशन है सेंटेंस में, ठीक है, ये हो गया। या मान लो हमने लिख दिया द अदर पर्सन, तो अगर हम द अदर पर्सन लिख रहे हैं तो इसका मतलब कोई और भी पर्सन का रेफरेंस कहीं ना कहीं पहले जरूर दिया गया होगा, तभी ये द अदर पर्सन लिखा गया। तो सोचो वो दूसरा पर्सन कहां मेंशन है। या हमने लिख दिया देयर लाइफ, तो देयर जो यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया, भाई देयर हमने पजेसिव केस का डिटरमिनर यूज किया, ये इट्स यूज किया। तो ये देयर और इट्स हमने यूज किए, ये हमने किनके रेफरेंस में यूज किए, वो कहां है, वो पहले मेंशन किए गए होंगे। तो इस तरीके से हम डिटरमिनर से भी सेंटेंस में जो पार्ट्स होते हैं उनका सीक्वेंस सेट कर लेते हैं, ठीक है। बस फोकस करना है इन चीजों पे, ये सबको पता है, बस इनका ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, फिर मैंने आपसे कहा कि एडवर्ब्स, ठीक है। मान लो कोई सेंटेंस है, एक मिनट बच्चा, कोई सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है ऑल्सो, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है ऑनेस्टली, उसमें लिखा हुआ है देन, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके का कोई एडवर्ब लिखा हुआ है। या उसमें मान लीजिए हमने लिख दिया है आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो अगर हमने कोई ऐसा एडवर्ब यूज कर रखा है, ऑल्सो लिख दिया, ऑनेस्टली लिख दिया, देन लिख दिया, आफ्टरवर्ड्स लिख दिया, ठीक है, या बिसाइड्स लिख दिया, या हाउएवर लिख दिया,
एटसेट्रा। तो अगर हमने कोई एडवर्ब यूज किया, मान लो हमने ऑनेस्टली यूज किया, सीक्रेटली यूज किया, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो ऑनेस्टली या सीक्रेटली हमने एडवर्ब यूज किया, ये किसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, कहां है वो। मान लो आपने कोई एडवर्ब लिखा है, तो हमें पता है एडवर्ब्स डिस्क्रिप्शन होते हैं, वो किसी ने किसी वर्ब को, किसी ने किसी एडजेक्टिव को, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर कहीं पे एडवर्ब लिखा है तो सोचो ये एडवर्ब किसके लिए यूज किया गया होगा, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो उन वर्ड से पहले यूज होते हैं जिन्हें वो डिस्क्राइब करते हैं, जैसे एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं, एम्फेटिक एडवर्ब्स हैं, इवन है, ओनली है, जस्ट है। ये जो एम्फिसाइजिंग एडवर्ब्स हैं, ये उन वर्ड से पहले लिखे जाते हैं जिन्हें एम्फिसाइज करना होता है, ठीक है। तो देखो अगर हमने ओनली लिखा है तो किसको एम्फिसाइज करने के लिए लिखा है, अगर हमने ऑल्सो लिखा है तो ऑल्सो का मतलब हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, वो पहले वाली इंफॉर्मेशन कहां मेंशन है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो एक तो ये जो एडवर्ब्स होते हैं, मान लो हमने देन लिखा, देन एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो हमें सोचना है कि देन एडवर्ब ऑफ टाइम किस इवेंट को रेफर कर रहा है, ठीक है। या हमने यहाँ पे मान लो लिख दिया अगेन, अगेन एडवर्ब लिखा, तो अगेन किसके लिए यूज हो रहा है ये हमें पता करना चाहिए। तो एडवर्ब्स की हम मदद ले सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और किसकी मदद ले सकते हैं, देखो, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि कंजंक्शंस, ठीक है। मान लो हमने किसी सेंटेंस में कंजंक्शन बिकॉज यूज किया, या बट यूज किया, ठीक है, या दो यूज किया, या हमने देन यूज करा, ठीक, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, कोई भी मान लो को रिलेटिव हमने पेयर यूज कर दिया, ठीक है, या हमने मान लो सो यूज किया। तो जब हम कोई कंजंक्शन यूज करते हैं तो हमें पता है कि कंजंक्शन जो होते हैं वो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो मान लो हमने कहीं पे कंजंक्शन देन यूज किया, तो देन कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है। तो इसके बाद हम वो लिखते हैं जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं, और इससे पहले हम कोई कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखते हैं। तो अगर मान लो कोई पार्ट आपको ऐसा दिखाई पड़े जिसमें देन लिखा हो, तो आप तुरंत ये सोचो कि भाई देन लिखा हुआ है, तो ये देन किस कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज किया गया, वो कंपैरेटिव डिग्री कहाँ मेंशन है, क्योंकि ये उससे पहले आएगा। या अगर ये देन लिखा हुआ है तो जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है वो कहाँ मेंशन है, वो इसके बाद आएगा, ये हमें ढूंढना चाहिए। या कहीं पे कंजंक्शन बिकॉज लिखा हुआ है, तो हमें पता है बिकॉज कंजंक्शन रीजन का कंजंक्शन होता है। तो अगर बिकॉज के साथ हमने कोई क्लॉज लिख रखी है, तो हमें तुरंत ये सोचना चाहिए कि बिकॉज कंजंक्शन के साथ लिखी गई क्लॉज किस एक्शन का एडवर्ब ऑफ रीजन है, वो एक्शन कहां पे मेंशन है। 10 एडवर्ब होता है, कंजंक्शन नहीं होता बच्चे, ठीक है, तो वो हमें ढूंढना चाहिए। या बट कंजंक्शन लिखा, बट कंजंक्शन तो बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा हेल्प यही करता है। मान लो बट कंजंक्शन लिखा हुआ है, तो हमें ये ढूंढना चाहिए कि बट कंजंक्शन के साथ लिखे गए इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले किसी लिखी गई या बोली गई इन्फॉर्मेशन को काउंटर कर रही होगी। तो वो पहले लिखी या बोली गई इन्फॉर्मेशन कहाँ है जिसे ये बट के साथ लिखी गई इन्फॉर्मेशन काउंटर कर रही है, ये हमें सोचना चाहिए। उसके बाद मान लो ऐसे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, इधर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया। तो अगर हमने कोई कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज किया है, तो हमें सोचना चाहिए कि इस कोरिलेटिव कंजंक्शन को दो पार्ट्स कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा, तो वो दो पार्ट कहाँ कहाँ है, ठीक है, ये हो गया। या उसके बाद में जैसे हमने सो लिखा, सो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट है, इसका यूज हम किसी काम के होने के जाने के रिजल्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हमने सो यूज किया है, तो जिस चीज का ये रिजल्ट है वो चीज कहाँ मेंशन है, ये हमें पता करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कंजंक्शंस का हमें मतलब जो है मदद लेनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और हम किस चीज की मदद ले सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अच्छा वो भी देख लेते हैं। प्रेपोजिशंस, मान लो हमने किसी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन यूज करी, मान लो हमने डेस्पाइट यूज कर दी, ठीक है, बिकॉज ऑफ यूज कर दी, इंस्टेड ऑफ यूज कर दी, इन स्पाइट ऑफ यूज कर दी, डेस्पाइट तो लिख ही दिया है। या मान लो हमने इन प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन यूज कर दी, या हमने कोई कॉमन प्रेपोजिशन यूज कर दी, मान लो हमने बिटवीन यूज कर दी, फ्रॉम यूज कर दी, ठीक है, एट यूज कर दी। तो जब हम कोई प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो हमें पता है कि फिर उस प्रेपोजिशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी जरूर होता है। अब मान लो हमने कोई प्रेपोजिशन यूज कर रखी है, तो फिर अब हमें ये ढूंढना चाहिए, पता करना चाहिए कि जो हमने प्रेपोजिशन यूज करी इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि प्रेपोजिशन लिखी तो कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्ट भी होगा।
तो हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि अगर मान लो हमने कोई प्रेपोजिशन यूज करी है और उसके साथ हमने उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, तो वो प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के किस दूसरे वर्ड से रिलेट कर रही है, क्योंकि हमें पता है प्रेपोजिशन का काम यही होता है। प्रेपोजिशंस अपने ऑब्जेक्ट्स को, जो कि नाउन या प्रोनाउन होते हैं, सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करती हैं। ठीक, तो मान लो हमें कोई प्रेपोजिशन मिल गई और हमें उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी मिल गया, तो अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये प्रेपोजिशन अपने इस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के किस दूसरे वर्ड से रिलेट करने के लिए यूज की जा रही है। तो देखो वो दूसरा वर्ड सेंटेंस में कहां दे रखा है। जहां भी वो दे रखा होगा वो पहले आएगा प्रेपोजिशन से। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हमेशा उन वर्ड्स के बाद लिखी जाती हैं जिन्हें वो डिस्क्राइब करती हैं। ठीक मान लो कहीं पे इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन लिखी है, तो इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय होता है। ठीक, तो मान लो कहीं पे लिखा हुआ इंस्टेड ऑफ हिज पेरेंट्स, तो इंस्टेड ऑफ हिज पेरेंट्स को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? कहां है वो दूसरी चीज पेरेंट्स के अलावा? जैसे इंस्टेड ऑफ हिज पेरेंट्स लिखा, तो अब हमें सोचना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ हिज पेरेंट्स लिखकर हम किसके साथ सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टेड ऑफ जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन की प्रेपोजिशन होती है। तो इंस्टेड ऑफ हिज पेरेंट्स अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमने पेरेंट्स को किसी से सब्स्टिट्यूट किया। तो हमने पेरेंट्स को किससे सब्स्टिट्यूट किया, ये सोचो, दिमाग लगाओ, ढूंढो किस पार्ट में वो दे रखा है। जहां दे रखा होगा तो उससे लिंक बन जाएगा। या मान लो हमने प्रेपोजिशन कहीं पे डिस्पाइट लिख दी, तो डिस्पाइट प्रेपोजिशन कॉन्ट्रास्ट शो करती है, कंजंक्शन में पढ़ा था ना। तो अगर हमने डिस्पाइट प्रीपोजिशन लिखी है, तो अब हमें सोचना है कि डिस्पाइट प्रीपोजिशन के साथ में लिखा गया जो ऑब्जेक्ट है वो किसका कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब वो किसके साथ में कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, उसका कंट्रास्टिंग रिलेशन किस दूसरे वर्ड या किस दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ में, वो दूसरा पार्ट कहां है जिससे कंट्रास्ट शो करने के लिए हमने यहाँ पे डिस्पाइट प्रीपोजिशन यूज लिखी है। ठीक है, तो ये हो गया जैसे, या इन प्लेस ऑफ हो गया, इन प्लेस ऑफ लिखना था, खाली इन प्लेस रह गया। या मान लो बिटवीन लिखी हुई कहीं पे प्रेपोजिशन, तो हमें सोचना चाहिए कि जो बिटवीन हमने प्रेपोजिशन लिखी है, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इन प्लेस ऑफ और बिटवीन। एक मिनट रुको, अब हमें पता है कि बिटवीन के साथ कई बार एंड भी आता है। तो मान लो हमने बिटवीन लिखा है और उसके बाद में एंड मिसिंग है, तो ढूंढो एंड कहां दे रखा होगा। तो ये जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोनाउंस, डिटरमिनर्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस, एक ये आपको हेल्प करेंगे पीक्यूआरएस में। इन वर्ड्स पे हमें फोकस रखना है। जैसे वो बच्चा बता रहा था ना 10, तो 10 एडवर्ब होता है, THUS। 10 एडवर्ब का यूज हम करते हैं बेसिकली रिजल्ट वगैरह एक्सप्रेस करने के लिए। मान लो किसी सेंटेंस में 10 लिखा हुआ है, ठीक है, फाइनली लिखा हुआ है, अगेन लिखा हुआ है, तो ये एडवर्ब्स हेल्प कर देते हैं जिनसे हम आइडिया को सीक्वेंस सेट कर लेते हैं कि इसके पहले आएगा, इसके बाद आएगा। तो मेन बात ये है कि प्रोनाउंस हैं, डिटरमिनर्स हैं, एडवर्ब्स हैं, कंजंक्शंस हैं, प्रेपोजिशंस हैं, इन पे फोकस रखा करो। ठीक है, उसके अलावा ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इस पे फोकस रखा करो। अब अगर हम इन चीजों पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो चांसेस हैं कि PQRS में जो हमारे सुधार होगा वो स्टेडी सुधार होगा। मतलब वो जो सुधार होगा ना वो बना भी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी तो सुधार हो गया लेकिन बाद में फिर जाके हमने गड़बड़ कर ली, ऐसा नहीं होगा। तुक्के कम हो जाएंगे, एकदम से तो सुधार नहीं हो जाएगा पहले दिन, लेकिन जितना कल गड़बड़ की थी इतनी तो नहीं होगी आगे से। ठीक है, आगे से ये होगा कि हाँ भाई हम चीजों को सीखेंगे, एक सेंस डेवलप होगा, एक लॉजिक डेवलप होगा। अभी तो क्या हमारे पास लॉजिक या सेंस नहीं है। अभी जैसे कल जो तुम लोगों से मैंने 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे जिसमें ज्यादातर लोगों के गलत ही हो रहे थे, ठीक है, तो वहां पे क्या था कि तुम लोग पढ़ के जो तुम्हें अपने तुक्के के बेसिस पे आंसर कर रहे थे वो गलत हो गया। तो अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे जो अभी बताई गई हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुक्के नहीं रहेंगे, हमारे पास चीजों के लॉजिक होंगे। कोई बात कहेंगे ना तो उसके पीछे हमारे पास एक लॉजिक होगा कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं। लेकिन वो लॉजिक तभी आएगा जब आप लैंग्वेज फंडामेंटल्स, लैंग्वेज बेसिक्स का यूज करोगे। जब कंजंक्शन है, डिटरमिनर है, एडवर्ब है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इन चीजों को ध्यान में रखकर अप्रोच करोगे, ठीक है, तब जाके आपके लॉजिक्स डेवलप होंगे। और अगर इन चीजों के बगैर तुम सोचो लॉजिक डेवलप हो जाएंगे तो वो फिर से तुक्का ही हो जाएगा। ठीक, तो ये जो 2-4 बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, ये मेरी तरफ से तो डन। अब हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने PQRS के, अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ये जो है वो क्वेश्चन देख के तुम लोग अपने आप जान गए ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एज इट इज हैं, हमने अपनी तरफ से इनमें कोई छेड़खानी नहीं करी। ठीक है, अब हम आज इन्हें प्रैक्टिस करेंगे।
रियल क्वेश्चंस पेपर में आए हुए। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो कैसे करना है मैं बता देता हूं, सारे बच्चों को एक बार समझा देता हूं कि हमें करना क्या है। ठीक है, हिंट ढूंढना है। ठीक, हिंट ढूंढना है सबसे पहले। अब हिंट ढूंढने के लिए आप प्रेपोजिशन है, प्रोनाउन है, डिटर्मिनर है, कंजंक्शन है, इनकी मदद ले सकते हो, जो मैंने भी आपको बताई। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसकी मदद ले सकते हो। तो जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, वो जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं आप उनकी मदद ले सकते हो। उन सब की मदद से सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिए गए पार्ट्स हैं इनमें हिंट ढूंढना है। हिंट का मतलब ये है कि ये पता लगाना है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से पहले ही आएगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बाद ही आएगा। जैसे ही आप कंफर्म हो जाओ कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से पहले ही आएगा और ये वाला पार्ट उससे बाद में ही आएगा, तो उसको ऑप्शन में ढूंढो। देखो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में वो हिंट दे रखा है। अगर एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो टिक मार दो। एक से ज्यादा ऑप्शंस में दे रखा है, मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन में दे दिया वो पार्ट, ठीक है, तो क्या करना है, तो पढ़ के देख लो, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस तो फिर मिल ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही पहला क्वेश्चन आ जाओ पढ़ते हैं। बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट, इट इज डिफिकल्ट टू मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें पता है कि ये जो हमने लिखा है टू ब्रिंग अबाउट, ठीक है, ब्रिंग अबाउट जो वर्ब होते हैं ना इसका मतलब होता है टू कॉज। ब्रिंग अबाउट करना मतलब किसी चीज को कॉज करना। अब ये जो ब्रिंग अबाउट हमने वर्ब लिखी इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा ये हमें समझना होगा। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब देखो ये इन प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमने मॉडर्न एडजेक्टिव लिखा और हमें पता है एडजेक्टिव मॉडर्न जो है वो इन प्रेपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा, वो नाउन कहां मेंशन है ध्यान से देखें। तो यहां पर लिखा हुआ है एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है बाय मींस ऑफ एजुकेशन, ये खुद एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल है, ये भी इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये एडजेक्टिव जो है वो उसके एन आर्टिकल के बाद में आएगा। अगर मान लो हम इसका यूज करें इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल के लिए तो एन के बाद आएगा। नाउन फ्रेजेस में सबसे पहले डिटर्मिनर आते हैं फिर एडजेक्टिव्स आते हैं। तो मतलब पी या आर जो पार्ट है वो क्यू के बाद नहीं आ सकते, तो सॉरी हाँ पी और क्यू जो है, सॉरी पी और एस नहीं आ सकते। तो अगर पी और एस नहीं आ सकते तो इसका मतलब आर पार्ट के बाद में क्यू ही आएगा। ये कंफर्म है कि आर के बाद में क्यू आएगा। अगर आर के बाद में क्यू आएगा तो हम देखें हमारे पास कितने ऑप्शन है जिनमें आर के बाद में क्यू दे रखा है। एक इसमें आर के बाद में क्यू दे रखा है, एक इसमें आर के बाद क्यू दे रखा है, बाकियों में तो आर के बाद में क्यू नहीं दे रखा, तो बाकी गलत हो गया। अब या तो ए सही है या फिर डी सही है। ठीक, अब ए में शुरुआत आर से हो रही है, डी में शुरुआत पी से हो रही है, तो हमें देखना है हम शुरुआत पी से करें या आर से करें। पढ़ के देख लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन पहले अगर हम लिख लें, ठीक है, फिर आ जाएगा आर, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल। ठीक है, और इसमें क्या है, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न civilization to bring about an individual integrated individual by means of education। तो by means of education ये एडवर्ब फ्रेज है, तो पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा बाद में एडवर्ब आ जाएगा। तो ये जो पी पार्ट है ना ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब का काम कर रही है, हाउ का रिप्लाई है। तो एडवर्ब और मैनर जो होते हैं वो सेंटेंस में बाद में आते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर प्रेडिकेट आएगा। तो ये वाला आंसर सही हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर बताया है ए उनका करेक्ट है, डी बताया उनका गलत है। पहले सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट फिर एडवर्ब, एडवर्ब प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा होता है तो उसको बाद में लिखो। तो लिखो इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल बाय मींस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पे देखो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, एडवर्ब्स हैं, इनसे हमें मदद मिल गई। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 71, सारे बच्चे अपने आप अटेम्प्ट करें। Is that it is not professional enough, have not done their homework, a valid criticism of the profession of politics in India as the majority of its practitioners dash। ठीक, पढ़ लिया। अब हिंट ढूंढो तुरंत। अब देखो एस पार्ट जो है ना बच्चे, इसमें हमने एज लिखा, एज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो अगर एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो उसके बाद में क्लॉज आएगी। क्लॉज में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट दे रखा है द मेजोरिटी ऑफ इट्स प्रैक्टिशनर्स, ये सब्जेक्ट है।
अब इसके बाद वर्ब लिखनी है। वर्ब ध्यान से देखो, मेजॉरिटी प्लूरल होता है ना, तो इसका सिंगुलर वर्ब तो आ नहीं सकती, तो पी पार्ट आएगा नहीं। आर पार्ट में वर्ब नहीं है, वर्ब है क्यू पार्ट में, तो इसका मतलब एस के बाद में क्यू आएगा, एस के बाद में क्यू आएगा, ये हिंट है। एज द मेजोरिटी ऑफ इट्स प्रैक्टिशनर्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क, तो एस के बाद में क्यू आएगा। अब हमें देखना है कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एस के बाद में क्यू दे रखा है। इसमें एस के बाद में क्यू नहीं दे रखा, इसमें एस के बाद में क्यू नहीं दे रखा, इसमें एस के बाद में क्यू नहीं दे रखा। एक ही ऑप्शन है जिसमें एस के बाद में क्यू दे रखा, वही आंसर है। ठीक है, खैर ये आंसर हो गया। अब यहां पर एक और समस्या मैं तुम लोगों को बताऊं। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि ये इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो गया। बच्चे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो गया, पेपर में इतने आसान तो क्वेश्चन नहीं आते, कि हम इतना होशियार हो गए कि हम इतनी जल्दी से कर दें। तो कई बार ना हमें खुद पे डाउट होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को खुद के ऊपर ही डाउट हो जाता है कि मैंने एक हिंट देखा, मान लो मुझे ये हिंट नजर आया कि इसके बाद में क्यों आएगा, ठीक है, मैंने देखा ये हिंट एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो एक ही ऑप्शन में हिंट दे रखा, हमने उसी ऑप्शन को टिक मार दिया। लेकिन फिर हमें कई बार अपने पे डाउट होता है कि हमने जल्दबाजी में टिक तो मार दिया, लेकिन पता चले कहीं गलत हो जाए। ठीक है, डाउट होता है ना खुद पे कई बार कि हम इतने होशियार कब से हो गए, ठीक है, कि हमसे पहली बार में PQRS का इतना टेढ़ा क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या करो, देखो ये डाउट वाली हालत जो है ना, ये तब तक रहेगी जब तक तुम 100-200 क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस नहीं कर लोगे। ठीक है, धीरे धीरे रोज मान लो 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 4-5 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, तो जब 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तब फिर तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर ये डाउट नहीं आएगा। शुरुआत में ये डाउट आएगा। ठीक है, तो शुरुआत में आप क्या कर सकते हो, शुरुआत में आप उसको वेरीफाई कर लो। मान लो हमारा जो हिंट था उसके हिसाब से बी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन के जो बी ऑप्शन है उसके सीक्वेंस को एक बार पढ़ के देख लो क्या लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब रिव्यू कर लो अपने आंसर को। आ जाओ पढ़ते हैं आरपीएसक्यू सीक्वेंस पढ़ के देखते हैं। देखो, अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रोफेशंस ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया इज, ये इज वर्ब है, वैलिड क्रिटिसिज्म के लिए यूज की गई। ठीक है, इज दैट इट इज नॉट प्रोफेशनल एनफ, कि ये प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, जो पॉलिटिक्स का प्रोफेशन है उसको लेकर इंडिया में क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में ऐसा जाएगा, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है प्रोफेशनल, ऐसा क्यों माना जाता है, एज द मेजोरिटी ऑफ इट्स प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि इसके जो ज्यादातर प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, हैव नॉट डन देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया होता है और वो बिना होमवर्क किए फजीयत करवाते रहते हैं, कहीं किसी मतलब रैली वगैरह में कोई स्पीच दे दी। ठीक है, इस तरीके से, तो एकदम सही है सीक्वेंस, आरपीएस की जो सीक्वेंस है बच्चे एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन है दैट सूट पार्टीशन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, when great historical figures are appropriated, we are living at a time and reduced into stereotypes। चलो जल्दी से करें सभी लोग। that suit partisan political objectives when great historical figures are appropriated, we are living at a time and reduced into stereotype। अब देखो इसमें कितने हिंट हैं, सबने आंसर बता लिया, अब ध्यान से देखना हिंट्स देखो इसमें कितने हैं। वी आर लिविंग एट अ टाइम व्हेन, तो हमें पता है ये जो एट अ टाइम हमने लिखा है ना नाउन, इस टाइम का डिस्क्रिप्शन ये क्यू पार्ट में लिखा हुआ है व्हेन कंजंक्शन के साथ में। व्हेन कंजंक्शन टाइम का कंजंक्शन होता है ना, तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि आर के बाद में क्यू आएगा। ठीक है, अब हम देखें आर के बाद क्यू वाले बहुत पार्ट हैं, ये काम नहीं करेगा, चलो कोई नहीं। आर के बाद क्यू बहुत ऑप्शंस में दे रखा है एक को छोड़कर, तो एक तो कम से कम पता चला कि आंसर नहीं होगा। चलो अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज ये यहां पर ये है कि एस और पी इनसे सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। चलो एक मैं दूसरा हिंट देता हूं तुम लोगों को, ध्यान से समझना। प्रोनाउन सबने पढ़ा है, प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन सबने पढ़ा होगा। ध्यान से देखो वो जो हमने लिखा है ना दैट सूट पार्टिसन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, ये जो दैट है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन है।
और इसके बाद हमने वर्ब लिखी है प्लुरल, सूट। अगर हम सूट्स लिखते तो वो सिंगुलर वर्ब होते, हमने सूट लिखी वो प्लुरल वर्ब है, ठीक है। तो ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर हमने इसको सेंटेंस में सब्जेक्ट बना के लिखा है। अब ये हमें सोचना है कि ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट क्या है, और ध्यान से सोचना इसका एंटीसीडेंट जो है वो प्लुरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो हमें कंफर्म है कि जो आर पार्ट है उसमें जो एट अ टाइम हमने लिखा है वो दैट का एंटीसीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आर के बाद में क्यू आएगा, वो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो उस दैट का एंटीसीडेंट या तो एस पार्ट में होगा या क्यू पार्ट में होगा। क्यू पार्ट में जो हमने लिखा है लास्ट वर्ड वो है एप्रोप्रिएटेड, एप्रोप्रिएटेड वर्ब है, वर्ब एंटीसीडेंट हो नहीं सकती, ठीक है। तो एंटीसीडेंट तो कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। तो एस पार्ट में जो हमने स्टीरियोटाइप्स नाउन लिखा है वो स्टीरियोटाइप्स नाउन जो है वही दैट रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि एस के बाद में पी ही आएगा, एंड reduced into stereotypes, और उनको स्टीरियोटाइप्स में रिड्यूस कर दिया जाता है। कैसे स्टीरियोटाइप्स? दैट सूट पार्टिसन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, जो भेदकारी विभेदकारी मतलब राजनीतिक मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उनको सूट करता है, ठीक। तो कहने का मतलब एस के बाद में पी आएगा। अब हम देखें कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एस के बाद में पी दे रखा हो। इसमें एस के बाद में पी नहीं दे रखा, इसमें एस के बाद में पी नहीं दे रखा, इसमें दे रखा, तो ये आंसर है। तो आंसर है बी। अब जिन बच्चों ने बी बताया उनका सही है। तो यहाँ पे दो हिंट्स हैं, एक है रिलेटिव प्रोनाउन की आप हेल्प ले सकते हो, वो जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सोचो ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन हमने लिखा है इसका एंटीसीडेंट क्या है, एक चीज। दूसरा यहाँ पे हिंट जो है वो ये है कि वी आर लिविंग एट ए टाइम के बाद में व्हेन ही आएगा, ठीक है। चलो तो आंसर हो गया हमारा बी। जिन बच्चों ने बी आंसर किया था उनका सही है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार इसको ना आ जाओ इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि पूरा सीक्वेंस पढ़ के देखते हैं और देखते हैं इसका मतलब क्या है। We are living at a time when great historical figures are appropriated and reduced into stereotypes that suit partisan political objectives. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं, इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना, ये बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस भी है वैसे, ठीक है। ये यूपीएससी का एक्चुअल में पेपर है, एनडीए सीडीएस का होगा, बड़े मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स, जो महान ऐतिहासिक फिगर्स हैं, फिगर्स का मतलब व्यक्तित्व हैं, जैसे कोई राजा हो सकता है, कोई समाज सुधारक हो सकता है, कोई अच्छा कवि हो सकता है, कोई संत हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, जो ऐतिहासिक मतलब सेलिब्रिटीज हैं, उनको एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कब्जा कर लेना, हड़प लेना। मिस एप्रोप्रिएशन एक टर्म होती है, तुम लोगों ने सुनी होगी, नेताओं पे अक्सर यूज की जाती है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है। लोगों ने धन इकट्ठा कर रखा है जरूरत से ज्यादा, मतलब जो उनकी इनकम के कैलकुलेशन के हिसाब से मैच नहीं करता। अभी जैसे तुम लोग न्यूज में पढ़ते हो, एक ब्यूरोक्रेट पकड़ी गई है, ठीक है, उसकी सैलरी है 30,000 रुपए महीने की, पता नहीं मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर की जानकारी है कि सैलरी है 30,000 रुपए, ठीक है, और घर पे 10-10 गाड़ियां, कुत्तों के लिए नौकर, ठीक है, 7 करोड़ की संपत्ति। तो ये क्या है, ये है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट करना मतलब जब्ती कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लो बच्चों ये आ गया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे देखें। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, इट इज इन दिस कंटेक्स्ट दैट एंड प्रॉस्पेरिटी मस्ट बी व्यूड द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब्स, ठीक है। तो ये हमें देखना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका सारे सीक्वेंस सेट करें, हिंट ढूंढो, सारे बच्चे अपना आंसर नहीं बताना है, सबको हिंट कमेंट करो, आंसर नहीं बताना है किसी को भी। ये जो एक सेंटेंस है उसके 4 पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को पढ़ो, इनमें हिंट ढूंढो, हिंट बताओ मुझे, ठीक है। हिंट आपने कैसे ढूंढा, उसका लॉजिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है उसकी वजह से आपको हिंट मिला, या कोई ग्रामर कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से मिला, वो बताओ। देखो एक चीज देखना, तो यहां पर क्या था कि हाँ आर के बाद में एस जरूर आएगा, मैं क्यों लिख गया था, तो यहां पे जैसे लिखा ना द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब्स, ठीक है। आर के बाद में एस जरूर आएगा, द रोल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि का रोल,
कैसा रोल? एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब्स, जो जॉब्स प्रोवाइड करे खेती बाड़ी में भी, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि आर के बाद में एस आएगा। अब हम देखें कितने ऑप्शन है जिनमें आर के बाद में एस दे रखा है, सब में ही दे रखा है भाई, ये तो सब में दे रखा है। चलो ये तो हिंट बेकार चला गया, इसमें तो इसने तो काम नहीं किया, सब में ही आर के बाद में एस दे रखा है। और दूसरा कोई हिंट देखना चाहिए, ठीक है। एंड प्रॉस्पेरिटी मस्ट बी व्यूड। अब देखो हमने क्यू पार्ट जो है ना बच्चे, उसमें क्यू पार्ट में हमने लिखा एंड प्रॉस्पेरिटी मस्ट बी व्यूड। तो जो प्रॉस्पेरिटी को हम एंड के साथ जोड़ रहे हैं, वो हम किसके साथ जोड़ रहे हैं हमें सोचना है। जो क्यू पार्ट है वो पी के बाद तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा पी के बाद? क्योंकि पी पार्ट में पहले से ही कंजंक्शन दैट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर क्यू पी के बाद नहीं आएगा तो आएगा तो आर के बाद भी नहीं, क्योंकि आर के बाद में तो एस आ चुका है। तो कहने का मतलब क्यू जो है वो एस के बाद में ही आएगा। तो कम से कम यहां तक आए आर एस क्यू का सीक्वेंस बनेगा। अब आर एस क्यू का सीक्वेंस कहां दे रखा है? यहां नहीं दे रखा, यहां नहीं दे रखा, यहां नहीं दे रखा, यहां दे रखा। तो डी ऑप्शन आंसर है। तो आंसर क्या है? डी, आर एस क्यू पी। अब इसका मतलब क्या, जो ये भी पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखना। द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब्स and prosperity must be viewed it is in the context ले एक मिनट बच्चे, गड़बड़ हो गया। नहीं 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 नहीं, आर एस क्यू, अच्छा एक मिनट बच्चे ध्यान नहीं दे, एक मिनट बच्चे मेरी गलती, बातों बातों में थोड़ी गड़बड़ हो गई। आर एस क्यू दो में दे रखा है एक्चुअली। आर एस क्यू जो है वो इसमें भी दे रखा है और मैंने एक ही में देखा, इसमें भी दे रखा है। अच्छा अब क्या है इनमें डिफरेंस अगर देखें तो इनमें डिफरेंस एक है, एक में शुरुआत पी से हो रही है, एक में शुरुआत क्यू से हो रही है। अब हमें ये सोचना है कि शुरुआत हम पी से करें या आर से करें, मतलब पी की पोजीशन जो है वो डिसाइड करेगी आंसर को। पी पार्ट में लिखा हुआ इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट, तो हमें पता है जो दैट कंजंक्शन है, ठीक है। इसके साथ हम पार्ट को एंड नहीं कर सकते, पी पार्ट लास्ट में नहीं आ सकता। पी पार्ट लास्ट में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसमें हमने दैट कंजंक्शन लिखा है, उसके बाद हमें कोई ना कोई क्लॉज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो पी है वो लास्ट में नहीं आएगा, अगर लास्ट में नहीं आएगा तो फिर ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बच्चे? सी, पी आर एस क्यू, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट, ठीक है। बाकी सब आपको पता है। तो सी ऑप्शन आंसर है। जिन बच्चों ने सी आंसर किया था उन्होंने जल्दी बात को समझ लिया था, ठीक है। चलो ये हो गया, अगले पे आ जाओ, बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा आ गया ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सारे बच्चे। And they largely relied on agriculture, fishing, and hunting. The people had a subsistence economy from excavation sites indicate that rich materials found. हाँ, जिन बच्चों ने सी आंसर बताया था उनका सही था। अगला देखो बच्चे, and they largely relied on agriculture, fishing, and hunting. The people had a subsistence economy from excavation sites indicate that rich material found dash. देखो तो ये हिंट है क्या कि एस के बाद आर जरूर आएगा? ध्यान से देखो, एस पार्ट में लिखा हुआ रिच मटेरियल्स फाउंड, ठीक है। रिच मटेरियल्स जो पाए गए, कहां से पाए गए? फ्रॉम एक्सकेवेशन साइट्स, खुदाई। एक्सकेवेशन होता है खुदाई, जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो जगह जगह में खुदाई करते हैं, ठीक है, प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी के लिए। तो एस के बाद में आर आएगा। अगर एस के बाद में आर आएगा तो हम देखें कितने ऑप्शन है जिनमें एस के बाद में आर दे रखा है, एक ही ऑप्शन है। इसमें नहीं है इसके बाद में आर, इसमें नहीं है इसके बाद में आर, इसमें नहीं है इसके बाद में आर, इसी में। तो हमें एक ही हिंट मिला और वो हिंट एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बस वही हमारा आंसर होगा, डी, ठीक है। तो डी आंसर हो गया क्योंकि हमें पता है कि वो एस के बाद में आर आएगा। अब एस के बाद में आर देखें तो कितने ऑप्शन में दे रखा है? एक ही ऑप्शन में दे रखा है, जिस ऑप्शन में दे रखा है वही ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। ये हमें कैसे हिंट मिला पता है? इस फ्रॉम प्रेपोजिशन से, ठीक है। रिच मटेरियल्स फाउंड वेयर, कहां पाए गए? रिच मटेरियल्स पाए गए तो आंसर लिखा फ्रॉम एक्सकेवेशन साइट्स, जो एक्सकेवेशन साइट से पाए गए रिच मटेरियल्स हैं वो, ठीक। तो ये आंसर हो गया। चलो ये तो सबको डी समझ में आ गया ना? कोई डाउट कंफ्यूजन है तो अपना पूछ लेना,
बाकी तो जब इन हिंट्स के मदद से सॉल्व करोगे जैसे हम कर रहे हैं तो सब सही होगा, गलत होगा ही नहीं, ठीक है, तुक्का लगेगा ही नहीं। अगला देखो, दोनों एक साथ आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 75, and that is to learn to say I am sorry, something important enough that but surely there must be, everyone should learn it. ठीक है, क्यू के बाद में एस आएगा, ध्यान से देखो, जरूर आएगा, ठीक है। समथिंग इंपॉर्टेंट एनफ दैट एवरीवन शुड लर्न इट। अभी जो दैट कंजंक्शन लिखा है तो हमें पता है कि इसके बाद में पी पार्ट नहीं आ सकता, आर पार्ट नहीं आ सकता, क्योंकि उनमें पहले से ही कंजंक्शन लिखा हुआ है। तो इस क्यू के बाद में केवल एस आ सकता है, क्योंकि उसमें हमने कंजंक्शन नहीं लिखा, ठीक है। तो क्यू के बाद में एस जरूर आएगा, ये कंफर्म है। अब हम देखें कितने ऑप्शन है जिनमें क्यू के बाद में एस दे रखा है। इसमें क्यू के बाद में एस नहीं दे रखा, इसमें क्यू के बाद में एस नहीं दे रखा, इसमें क्यू के बाद में एस है और इसमें क्यू के बाद में एस है। अब हमें देखने की शुरुआत हम आर से करें या पी से करें, ठीक है। अगर आर से शुरुआत होगी तो ए ऑप्शन सही है, पी से शुरुआत होगी तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है आर पार्ट, आर में क्या लिखा हुआ है, बट श्योरली देयर मस्ट बी, और पी में क्या लिखा हुआ है, एंड दैट इज टू लर्न टू से। नहीं, आर से शुरुआत होगी बच्चे, आर से शुरुआत इसलिए होगी क्योंकि ये जो हमने देयर मस्ट भी लिखा है ना, ये मस्ट भी जो लिंकिंग वर्ब है, इसका कॉम्प्लीमेंट या समथिंग इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। तो वो जो समथिंग इंपॉर्टेंट है वो इस मस्ट बी वर्ब का ही कॉम्प्लीमेंट है। तो कहने का मतलब जो क्यू पार्ट है उससे पहले आर आएगा। तो अगर आर क्यू एस का सीक्वेंस बनेगा तो ये रहा, ए है ना सबका, चलो बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 76 जस्टिफाई होगा। असल में इन्होंने क्या किया, बट से पहले वाला पार्ट दिया नहीं, इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि जो बट पार्ट है ना उससे पहले क्या रहा होगा वो उन्होंने मेंशन ही नहीं करा, वो मिसिंग है, ठीक है। तो शुरुआती उन्होंने बट से कर दी। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से देखना, एस पार्ट में हमने लिखा फ्रीली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, स्वतंत्र रूप से लोगों के द्वारा चुना गया या चुनी गई। अब ये जो फ्रीली इलेक्टेड बाय द पीपल है, हमने किसके लिए यूज किया, ये किसी का डिस्क्रिप्शन है। अब हमें ये डिसाइड करना है ये डिस्क्रिप्शन किसका है। तो देखो, पार्लियामेंट का या जुडिशरी का। पार्लियामेंट को चूज किया जाता है लोगों के द्वारा या जुडिशरी को किया जाता है, ये बताओ। फ्रीली इलेक्शन किसका होता है लोगों के द्वारा, पार्लियामेंट या जुडिशरी। लोग जो है वो किसे इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट को। जो एमपीज होते हैं उनका इलेक्शन होता है, जजेस का तो इलेक्शन नहीं होता। जजेस के इलेक्शन में तो आज तक हम तुम में से कोई वोट डालने नहीं गया। तो कहने का मतलब जो फ्रीली इलेक्टेड बाय द पीपल हमने फ्रेज लिखी ना, ये फ्रेज इस आर पार्ट में लिखे गए नाउन पार्लियामेंट का डिस्क्रिप्शन है। तो कहने का मतलब आर पार्ट जो है वो एस से पहले ही आएगा। अगर आर पार्ट एस से पहले ही आएगा तो कितने ऑप्शन है जिनमें आर एस से पहले दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा, बस ये आंसर। तो डी ऑप्शन आंसर हो गया। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया, ठीक है, कि भाई फ्रीली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रेज हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो या तो हम जुडिशरी को माने ऑप्शन या पार्लियामेंट को माने। अब हमें इतना तो कॉमन सेंस है कि जुडिशरी का इलेक्शन पीपल नहीं करते हैं, ठीक है, उनका अपना कॉलेजियम सिस्टम है। लोग जो है इलेक्शन पार्लियामेंट का करते हैं, एमपीज का करते हैं, ठीक है। तो फिर आर ऑप्शन आएगा, इससे पहले आर आएगा तो ये आंसर हो गया। तो क्यू आर एस पी सीक्वेंस बन गया। A free press is as essential a limb of democracy as a parliament freely elected by the people or an independent judiciary, ठीक है। आर्टिकल या पंक्चुएशन नहीं आ रही बेटा, पी क्यू आर एस को सॉल्व करते समय ना पंक्चुएशन पे ध्यान मत दिया करो। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी तुम लोग अपने आप ही सॉल्व करो। हिंट ढूंढ के सारे लोग अपना हिंट कमेंट करेंगे। बेटा एज कंजंक्शन नहीं, एडवर्ब है। वो जो लिखा है ना एज इंपॉर्टेंट एज, तो वहां पे एज एडवर्ब नहीं, कंजंक्शन नहीं है।
एडजेक्टिव में पढ़ा था सिमिलीज में, ही इज एज टॉल एज यू। The opinion that a human life and that the would like to live long could spend 125 years. There was a time when Gandhi expressed ये वैसे आसान है सबसे। देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा भी समय था, व्हेन गांधी एक्सप्रेस्ड, किसी बदतमीज ने लिखा है, गांधी जी ना लिख के केवल गांधी लिख दिया, ठीक है। तो देखो, देयर वॉज अ टाइम व्हेन गांधी जी एक्सप्रेस्ड, गांधी जी ने व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया? द ओपिनियन, ये ओपिनियन दैट ह्यूमन लाइफ कुड स्पेंड 25 ईयर्स, कि ह्यूमन लाइफ जो है, मानव जीवन 125 साल तक का हो सकता है। एंड दैट, और उन्होंने ये भी कहा दैट ही वुड लाइक टू लिव दैट लॉन्ग, और वो इतना लंबा जीना चाहेंगे, मतलब 125 साल तक वो जीना भी चाहेंगे। जीना तो हर कोई चाहता है, जब तक जितना जी ले, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे कोई भी हो। कोई ऐसा तो नहीं होता वो कहता है कि चलो भाई बहुत हो गया, चलो हमें किनारे ले चलो, शमशान ले चलो ऐसा तो कोई भी नहीं होता। हर कोई ही चाहता है कि जितना ज्यादा जी ले। यहां से जाने का मन तो किसी का होता नहीं, ठीक है। सबको पता है कि दुनिया में बवाल है, सबको पता है कि दुनिया में जंजाल है, सबको पता है कि दुनिया में कलेश है, पैसे की कमी, ठीक है, लोगों के साथ कलह, दुनिया की नाटकबाजी, लेकिन जाना भी कोई नहीं चाहता। मजे की बात देखो, ठीक है, कोई है जो जाना चाहता हो कि चलो भाई बहुत हो गया, अब तो चलो आजा चलते हैं। तो कोई ऐसा भी नहीं मिलता जो ये कहे कि नहीं हमें जाना है, दुनिया से बहुत हो गया, अब हमें ले चलो। कोई नहीं है, सब जितना जी पाए बस जीना ही चाहते हैं, चाहे किसी भी हालत में जीना पड़े, चाहे बेड पे पड़े रह के जीना पड़े, बट जीना चाहते हैं। तो गांधी जी भी चाहते होंगे कि भाई 125 साल अगर जिंदगी इंसानों की हो सकती है तो हम भी 125 साल जिएंगे, बट गोडसे जी को नहीं पसंद था गांधी जी का जीना, ठीक है। खैर यहां से की बात नहीं, गंभीर विषय आ जाओ। अच्छा, सुसाइड बॉम्बर जो होता है, हाँ, वो उसको जिंदगी प्यारी नहीं होती। हाँ, सुसाइड बॉम्बर जो होता है, आत्मघाती, फिदायीन, फिदायीन होता है, फियादीन होता है, फियादीन जो भी होता है। आ जाओ। तो यहां पर क्या है कि एसपीआर सीक्वेंस बनेगा। एसपीआर सीक्वेंस कितनी जगह दे रखा है? एक ही जगह दे रखा है, पहले वाले में ही, बाकी तो किसी में है ही नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आंसर हो गया, सबका ये हो गया। फिदायीन, अच्छा फिदायीन होता है, ये सबका सही हो गया। एक बच्चा पूछ रहा है एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट्स बेटा वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम पहले मेंशन कर देते हैं, फिर उनके बाद में कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं उन्हें रेफर करने के लिए, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस में जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, विच, व्हाट, होम वगैरह, उनका यूज जिन नाउन से प्रोनाउंस के लिए हम करते हैं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस का एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला देखो, चलो। आई मस्ट से व्हाट आई फील, आई एम अ वोटरी ऑफ ट्रुथ। वोटरी का मतलब होता है डिवोट, भक्त। वोटरी का मतलब होता है भक्त, भक्त मतलब जो डिवोशन रखता है किसी चीज में। वोटरी का मतलब हो गया जो डिवोशन रखता है किसी चीज में, ठीक है। आई एम अ वोटरी ऑफ ट्रुथ एंड टू व्हाट आई मे हैव सेड बिफोर एंड थिंक एट अ गिवन मोमेंट विदाउट रिगार्ड्स। एस के बाद में आ रहेगा, कंफर्म है, क्योंकि जो रिगार्ड है ना, इसी के साथ प्रिपोजिशन टू यूज होती है। जितने वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं इनमें से रिगार्ड्स के साथ ही प्रिपोजिशन टू यूज होती है। तो ये कंफर्म है कि एस के बाद में आर आएगा। अब हम देखें कितने ऑप्शन है जिनमें एस के बाद में आर दे रखा है। इसमें एस के बाद में आर नहीं है, इसमें एस के बाद में आर नहीं है, इसमें एस के बाद में, अच्छा इसमें है और इसमें, दो में है। खैर चलो, तो अब हमें पता करना है कि पी से शुरुआत करें या क्यू से शुरुआत करें। पी और क्यू पढ़ के देख लेते हैं। पी में क्या लिखा, आई मस्ट से व्हाट आई फील। क्यू में क्या लिखा, आई एम अ वोटरी ऑफ ट्रुथ एंड, तो क्यू से शुरुआत होनी चाहिए। आई एम अ वोटरी ऑफ ट्रुथ एंड आई मस्ट से व्हाट आई फील, कि मैं सच का सेवक हूं, सच का भक्त हूं, ठीक है। इसीलिए मुझे जो मैं महसूस करता हूं वो बिल्कुल कहना चाहिए भाई। सच का भक्त होने का मतलब यही हो गया ना, सच का वोटरी होने का मतलब यही हो गया कि सच सच बोलो, जैसा जो लगता है, जो तुम्हें महसूस होता है वही बोलोगे। अब पता चले लगता है तुम्हें कुछ और, बोल रहे हो तुम कुछ और, तो इसका मतलब तुम झूठे आदमी हो। अंदर से तुम्हें आ रही है बहुत गुस्सा,
ऊपर से दिखा रहे हो प्यार, तब तो फिर इसका मतलब मक्कार आदमी हो। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा। अगर पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा तो आंसर डी हो गया। लो, कितने बच्चे हैं जिनको ये समझ में आ गया कि डी आंसर क्यों है? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया वो अपना पूछ सकता है, बाकी जिन्हें समझ में आ गया वो अपना पूछ लें। डी ऑप्शन आंसर है। देखो, आई एम अ वोटरी ऑफ ट्रुथ एंड आई मस्ट से व्हाट आई फील। और मुझे बिल्कुल वही कहना चाहिए जो मैं महसूस करता हूं। क्यों ऐसा, ऐसा मुझे क्यों कहना चाहिए वही जो मैं महसूस करता हूं? क्योंकि आई एम वोटरी ऑफ ट्रुथ। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है? आई मस्ट से व्हाट आई फील, उसके बाद आ जाएगा एंड थिंक। व्हाट आई फील एंड थिंक, जो मैं महसूस करता हूं, जो मैं सोचता हूं, मुझे वही कहना चाहिए एट अ गिवन मोमेंट। तो कुल मिलाकर वो सीक्वेंस सही है। डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, वे कह रहा है मैं सबसे बड़ा मक्कार हूं। तो हो गई मक्कार बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। The man in the competition has been elected as the chairperson of the sports committee in red who stood first. चलो आंसर, ये सबसे इजी है वैसे। पी की बारे जल्दी करो। 79th क्वेश्चन जो है ना बच्चे, इसका आंसर सभी लोग बताने की कोशिश करें। द मैन जो है वो फिक्स है, ये ध्यान रखना। द मैन को अंडरलाइन नहीं किया गया, ये फिक्स है, ये यही रहेगा। द मैन जो है वो शुरुआत में ही आएगा, बाकी सारी चीजें बाद में आएंगी, ये सोच लेना। एस के बाद में पी जरूर आएगा। ठीक है, क्यू के बाद में आर जरूर आएगा। अब देखो कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एस के बाद में पी दे रखा हो और क्यू के बाद में आर दे रखा हो। एस के बाद में पी वाले पहले ढूंढते हैं। इसमें एस के बाद में पी नहीं है, इसमें एस के बाद में पी नहीं है। अब क्यू के बाद में आर जिसमें दे रखा हो, अच्छा क्यू के बाद आर इसमें, दोनों ये मतलब है दोनों हिंट हमारे इसमें टैली कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है कि एक में शुरुआत क्यू से हो रही है, एक में शुरुआत एस से हो रही है। ठीक है, एस से शुरुआत हम कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि इन रेड हु स्टूड फर्स्ट, तो इन रेड किस, अच्छा नहीं, हाँ इसी से शुरुआत होगी क्योंकि मैन तो फिक्स है, मैन फिक्स है। द मैन इन रेड हु स्टूड फर्स्ट इन द कॉम्पिटिशन हैज बीन इलेक्टेड। ठीक है, तो आंसर ये एस से शुरुआत होगी, एस से शुरुआत होगी 13। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है। ध्यान से देखना, द मैन, ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा? एस पार्ट, इन रेड हु स्टूड फर्स्ट इन द कंपटीशन, वो व्यक्ति जो लाल कपड़ों में है। इन रेड का मतलब जिसने लाल कपड़े पहन रखे हैं। द मैन इन रेड, लाल कपड़ों वाला आदमी, हु स्टूड फर्स्ट इन द कंपटीशन, जो कंपटीशन में फर्स्ट आया। ठीक है, हैज बीन इलेक्टेड, उसको चुन लिया गया है। क्या चुन लिया गया? एज द चेयरपर्सन ऑफ द स्पोर्ट्स कमिटी। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। हाँ, क्यू से स्टार्ट नहीं होगा बच्चे, इसीलिए। तो आंसर हो गया डी, सॉरी ए। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया ए ऑप्शन आंसर क्यों है, या किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ लो। अगर सबको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? अच्छा, पहला गलत हो गया। अच्छा अच्छा, गलत तुम्हारा इसलिए होगा, मैं बताता हूँ यहाँ पे गलत क्यों हुआ होगा बच्चों का। कुछ बच्चों ने क्यू को पहला ऑप्शन मान लिया होगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैन सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद हैज बीन इलेक्टेड वर्ब आ जाएगी, तो क्यू को पहला ऑप्शन मान के उन्होंने इसे टिक मार दिया। लेकिन ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? कि ये जो हु स्टूड फर्स्ट हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी ना, फिर इसे कहां ले जाओगे? ये जो हु हमने लिखा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये अपने एंटीसीडेंट के बाद आएगा। तो कहने का मतलब जो द मैन इन रेड हमने नाउन फ्रेज लिखी है, उसके तुरंत बाद हु आएगा। तो हु जो है वो द मैन इन रेड के बाद आएगा। ठीक, तो इसीलिए ये एस पार्ट है, पहले आ जाएगा, क्योंकि द मैन इन रेड एंटीसीडेंट है, हु उसका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो उसके तुरंत बाद आएगा। तो एस से शुरुआत होगी, ये ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, ये क्वेश्चन देखें सारे बच्चे। One of the difficulties the whole of mankind or affect the masses the day after tomorrow is that we want to transform. वन ऑफ द डिफिकल्टीज, ये नाउन फ्रेज है और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होगी क्योंकि सबसे पहले लिखी हुई है। तो इसके बाद हमें इसकी वर्ब ढूंढनी है। ध्यान से देखो, इसकी वर्ब एक ही जगह हो सकती है, एस पार्ट में। तो कहने का मतलब शुरुआत एस से ही होगी। ठीक है, अच्छा
एस से शुरुआत होगी, कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, दोनों में एस के बाद में पी दे रखा है। वांट टू ट्रांसफॉर्म द होल ऑफ मैनकाइंड और अफेक्ट, पी है। पी देखो एस से शुरुआत होगी, ये तो कंफर्म है, एस से शुरुआत होगी तो कहने का मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और दोनों में एस के बाद में पी दे रखा है, द होल ऑफ मैनकाइंड। अब उसके बाद हमें क्यू लिखना है या आर लिखना है, ये डिसाइड करना है। एक मिनट बच्चा, ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है, ये कहां गया, कौन सा था, ये था। तो ये था क्वेश्चन। तो यहां पर अब हमें डिसाइड ये करना है कि एस के बाद में पी जरूर आएगा, पी के बाद में आर आएगा या क्यू आएगा, आर आएगा या क्यू आएगा, क्यू आएगा, क्योंकि जैसे हमने लिखा टू ट्रांसफॉर्म द होल ऑफ मैनकाइंड और अफेक्ट द मासेस, तो ये अफेक्ट एक वर्ब हो गई, एक मिनट, अफेक्ट एक वर्ब हो गई, ट्रांसफॉर्म एक वर्ब हो गई, ट्रांसफॉर्म वर्ब का ऑब्जेक्ट द होल ऑफ मैनकाइंड हो गया, अफेक्ट का ऑब्जेक्ट द मासेस हो गया, इन दोनों को और कंजंक्शन से जोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो पी पार्ट है इसके बाद में क्यू आएगा, अगर पी के बाद में क्यू आएगा तो ये ऑप्शन आंसर है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ए ऑप्शन आंसर है। ये बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस है, ध्यान से इसका मीनिंग समझना, इसका मीनिंग क्या है। वन ऑफ द डिफिकल्टीज इज, मतलब जो बहुत सी डिफिकल्टीज हैं उनमें से एक डिफिकल्टी ये है दैट वी वांट टू ट्रांसफॉर्म, कि हम बदलना चाहते हैं, किसे बदलना चाहते हैं, द होल ऑफ मैनकाइंड, सारे मानवों को बदलना चाहते हैं, पूरी मानव जाति को हम बदलना चाहते हैं, और अफेक्ट द मासेस, या हम प्रभावित करना चाहते हैं लोगों को, कि जितने भी लोग हैं देश दुनिया समाज में वो सब एकदम से हमसे प्रभावित हो जाएं, हम उनके ऊपर प्रभाव डालना चाहते हैं। और वो भी प्रभाव डालना कब चाहते हैं, द डे आफ्टर टुमारो, परसों। मतलब द डे आफ्टर टुमारो का मतलब है कि हमें धीरज नहीं है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया सुधर जाए, सब लोग नियम कानून के हिसाब से चलें, सब मतलब एक दूसरे को इंसानियत की नजरों से देखें, जाति और धर्म के चश्मे से ना देखें, ठीक है, एक दूसरे को इंसान की नजर से देखें। हम चाहते हैं कि सारे लोगों के ऊपर हमारा असर पड़ जाए, सब लोग हमारी वाह वाह करें, हमारा गुणगान करें, हमारे फैन बन जाएं, ठीक है। तो मतलब हम चाहते हैं, हमारे साथ जो सबसे बड़ी समस्या है उनमें से एक समस्या ये कि हम चाहते हैं कि हम सारी दुनिया को बदल दें, ठीक है, या सारी दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव डाल दें, सारी दुनिया हमसे प्रभावित हो जाए। और ये हम कब कर दें, कब कर दें ये हम परसों कर दें, मतलब हमें इतनी जल्दबाजी है, समय नहीं देना चाहते। इतने बड़े लेवल का अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, इतने बड़े लेवल का आप बदलाव चाहते हो, तो समय भी उतना ही लगेगा। एक आदमी को बदलने में सालों लग जाते हैं, पूरी दुनिया को बदलना चाहते हो तो हजारों साल लग जाएंगे, कई जिंदगियां खप जाएंगी, कई पुश्तें खप जाएंगी, तब बदलाव आएगा अगर लगातार कोशिश करी जाए तब, ठीक है। लेकिन लोग चाहते हैं कि नहीं हम आज ही बदल दें सबको, फिर जब धीरज नहीं होता उनमें तब फिर वो साए काम करते हैं, ठीक है, फिर वो गुंडागर्दी करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, कि लोग ऐसे तो बदलेंगे नहीं, ऐसे नेचुरल वे में अगर हम इन्हें बदलने देंगे तब तो हजारों साल लग जाएंगे। ये तो आतंकवादियों को भी पता है, इतना तो आतंकवादी को भी पता है ना कि भाई ऐसे तो हम लोगों को धीरे धीरे बदलेंगे तब तो हजारों साल लग जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, जल्दी से एकदम से बदल लें। ऐसे कैसे स्टार्ट होगा, ऐसे इसलिए स्टार्ट होगा बेवकूफ, क्योंकि अब कोई बच्चा सोच रहा है ऐसे कैसे शुरुआत होगा, सोच रहा है एस पार्ट में तो वर्ब लिखी हुई है। बेटा यहाँ पे देखो, ये फिक्स्ड पार्ट है सेंटेंस का, ये फिक्स्ड पार्ट है, वन ऑफ द डिफिकल्टीज, ये फिक्स्ड पार्ट है, ये यहीं रहेगा शुरुआत में, इसके बाद में क्या आएगा वो देखो। तो वन ऑफ द डिफिकल्टीज सब्जेक्ट है ना, इसके बाद में एस पार्ट आ जाएगा, वन सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, तो एस इसलिए आ जाएगा, तुम शायद उसे ध्यान नहीं दे रहे हो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलो, the speaker of their inaction has identified charging the opponents many issues besides the speaker। अब द स्पीकर के बाद में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो द स्पीकर तो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब का मतलब क्यू पार्ट, तो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी क्यू से। क्यू से शुरुआत वाले हमारे पास, एक मिनट, क्यू से शुरुआत वाले हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, दोनों में क्यू के बाद में एस लिखा हुआ है। द स्पीकर हैज आइडेंटिफाइड मैनी इश्यूज बिसाइड्स। अब बिसाइड्स के बाद में हम क्या लिखें, बिसाइड्स ऑफ देयर इनएक्शन लिखें, चार्जिंग देयर ओपोनेंट्स लिखें। तो मैं देखो बता देता हूं तुम्हें, ये बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, अगर ये बिसाइड्स प्रेपोजिशन है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा,
ये पी पार्ट नहीं आ सकता क्योंकि पी पार्ट में अलग से एक नई प्रीपोजिशन ऑफ लिखी हुई है, तो प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं आएगी, प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन आएगा। तो ये जो चार्जिंग हमने लिखा है ना जेरेंड, ये इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो इसके बाद आएगा, मतलब एस के बाद में आर आएगा। तो अगर एस के बाद में आर आएगा तो ये ऑप्शन आंसर हो गया बी। अब जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने बी ऑप्शन कमेंट किया है? हाँ, डी वाले भी हैं एक दो। डी वाले थोड़ा ध्यान दें, ये जो एस पार्ट है ना बच्चे, एस पार्ट में जो हमने बिसाइड्स लिखा है, ये बिसाइड्स प्रीपोजिशन है। देखो जैसे हमने लिखा ही कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स फ्रेंच, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा ही कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स फ्रेंच, तो यहां पे देखो ध्यान से क्या है, ये जो बिसाइड्स है ना बच्चे, ये प्रीपोजिशन है और फ्रेंच इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। और इंग्लिश जो है वो इस स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बिसाइड्स जो है वो इस फ्रेंच को और इंग्लिश को रिलेट कर रही है। तो बिसाइड्स प्रीपोजिशन है बच्चे, पढ़ा होगा तुमने सबने, बिसाइड्स के मतलब के अलावा, ठीक है। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स फ्रेंच, तो ये जो बिसाइड्स है ये प्रीपोजिशन है। अब हमें पता कोई भी हम प्रीपोजिशन लिखते हैं ना, तो हमें उस प्रीपोजिशन के बाद में उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। अब ये ऑफ जो है वो तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो इसका ऑब्जेक्टिव वर्ब की एनजी फॉर्म जेरेंड बन जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब इसके बाद में आर आएगा, अगर इसके बाद में आर आएगा तो इसके बाद में आर यहां दे रखा है, यहां तो नहीं दे रखा, तो ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन आंसर होगा। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही।